बहुत पहले की बात है। सुनहरी रेत और तपते हुए किलों की एक जमीन पर दो ताकतवर राजा रहते थे। एक था प्रतापगढ़ का राजा वीर सिंह। वह अपनी तेज सेना और अपने अभिमान के लिए जाना जाता था। उसका मानना था कि सम्मान पाने के लिए ताकत और जीत ही सब कुछ है। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उसकी प्रजा अक्सर उसकी कठोर महत्वाकांक्षा का बोझ महसूस करती थी। वीर सिंह दुनिया को एक युद्ध क्षेत्र मानता था, एक ऐसी जगह जहां ताकतवर राज करते हैं और कमजोर उनकी सेवा करते हैं। उसे हमेशा और जमीन और ताकत और सोना चाहिए था। उसका दिल एक किले जैसा था, मजबूत और प्रभावशाली, लेकिन उसमें नरमी या समझ के लिए बहुत कम जगह थी। एक विशाल चमकते रेगिस्तान के दूसरी ओर आनंदपुर का राजा धर्मसेन रहता था। वो एक दयालु और विचारशील शासक था। उसका मानना था कि एक राजा की असली दौलत उसकी प्रजा की खुशी है। उसका राज्य शांतिपूर्ण था और उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। राजा धर्मसेन ज्ञान, न्याय और करुणा को सबसे ऊपर मानते थे। वह अपने लोगों की जरूरतों को सुनने में अपना दिन बिताते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के पास पर्याप्त भोजन हो और वे बिना किसी डर के रहें। उनका दिल एक शांत नदी जैसा था जो दयालुता से बहता था और जिस चीज को भी छूता था उसमें जान भर देता था। वह नेतृत्व को शासन करने का अधिकार नहीं, बल्कि सेवा करने का कर्तव्य मानते थे। उनके राज्यों के बीच फैला विशाल रेगिस्तान लगातार विवाद का कारण था। इसे फुसफुसाती रेत, विस्परिंग सैंड्स कहा जाता था, जो रहस्य और किंवदंतियों का स्थान था। दोनों राजा दावा करते थे कि यह उन्हीं का है। राजा वीर सिंह इसे अपनी रणनीतिक अहमियत के लिए चाहते थे, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक बंजर बफर के तौर पर। उसके लिए रेगिस्तान बस जमीन का एक और टुकड़ा था जिसे जीतना और नियंत्रित करना था। वह इसे एक इनाम के तौर पर देखता था, अपने प्रतिद्वंद्वी पर अपने प्रभुत्व का प्रतीक। उसके सेनापतियों ने नक्शे बनाए और सैन्य चौकियों की योजना बनाई। रेत के दिल में अपना झंडा गाड़ने के लिए उत्सुक थे। राजा धर्मसेन के लिए रेगिस्तान एक पवित्र विरासत थी। उनके पूर्वजों ने इसके छिपे हुए नखलिस्तानों और उनकी रक्षा करने वाली आत्माओं की कहानियां सुनाई थीं। उनका मानना था कि रेगिस्तान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कब्जा किया जाए, बल्कि एक प्राकृतिक अजूबा था जिसका सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए। ये विवाद केवल जामरिमी के बारे में नहीं था, ये उनके गहरे विश्वासों का टकराव था। वीर सिंह का अभिमान चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता था और धर्मसेन के सिद्धांत उन्हें अपनी विरासत को छोड़ने नहीं देंगे। जल्द ही असहमति की फुसफुसाहट युद्ध के तेज ड्रमों में बदल गई और दोनों सेनाएं एक अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो गईं। फुसफुसाती रेत के दिल में एक पौराणिक जीव रहता था। उसका नाम शफकत था, लेकिन शफक कोई साधारण ऊंट नहीं था। वह शानदार था। उसका रंग शुद्धतम बर्फ जैसा सफेद था और उसकी आंखें प्राचीन सितारों की तरह चमकती थीं। कहा जाता था कि शफकत रेगिस्तान जितना ही पुराना था, अनगिनत साम्राज्य चाकिंदे उत्थान और पतन का एक मूक गवाह। वह टीलों में जरूरत से नहीं बल्कि एक संरक्षक के रूप में घूमता था। रेगिस्तान के लोग फुसफुसाते थे कि वह रेत की आत्मा था, शांति का एक दूत जो उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया था जो भटक गए थे, न केवल रेगिस्तान में बल्कि अपने दिलों में भी। शफकत की सबसे अजीब विशेषता केवल उसकी कालातीत सुंदरता ही नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा भी था जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसके सिर पर, उसके कानों के बीच रेगिस्तान की घास से बना एक छोटा साधारण मुकुट रखा हुआ था। यह नम्र फिर भी सुरुचिपूर्ण था। ऐसा लग रहा था जैसे यह वहां स्वाभाविक रूप से उगा हो। यह उसका पहला मुकुट था, पृथ्वी और रेगिस्तान के सरल जीवन से उसके जुड़ाव का प्रतीक। वह बिना राज्य का एक राजा था, शांत, विशाल, रेत का शासक। उसकी उपस्थिति शांत करने वाली थी और रेगिस्तान के जानवर अक्सर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, उसकी शांत शक्ति में आराम पाते थे। किंवदंतियां कहती थीं कि शफकत केवल उन लोगों को दिखाई देता था जो बड़ी उथल पुथल में थे। वह खोजने से मिलने वाला प्राणी नहीं था। वह तुम्हें तब मिलता था जब तुम्हारा दिल संघर्ष से भारी होता था।
उसका उद्देश्य लड़ना या पक्ष लेना नहीं था, बल्कि एक विकल्प पेश करना था। वह अपने साथ सदियों का ज्ञान, पहाड़ों का धैर्य और दुनिया की गहरी अनकही सच्चाइयां लेकर चलता था। वह हवा की भाषा और सितारों के रहस्यों को समझता था। उसकी भूमिका मानवता को उन चीजों की याद दिलाना थी जिन्हें वे शक्ति और महिमा की अपनी खोज में भूल गए थे। दयालुता, क्षमा और शांति जैसी चीजें। वो एक ऐसा रहस्य था जिसे किसी ने कभी नहीं सुलझाया था। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक मृग तृष्णा था, गर्मी और प्रकाश का एक भ्रम। दूसरों का मानना था कि वह एक दिव्य प्राणी था, लेकिन जिन लोगों ने उसे देखा था उनके लिए वह बहुत वास्तविक था। उन्होंने उसके कोमल स्वभाव और उसके चारों ओर फैली शांति की जबरदस्त भावना के बारे में बात की। शफका रेगिस्तान की जीवित आत्मा था, एक शांत शक्ति जो हस्तक्षेप करने के सही समय का इंतजार कर रही थी। युद्ध के लिए मंच तैयार था, लेकिन रेगिस्तान की अपनी योजना थी और उसका सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी यह कालातीत सफेद ऊंट था। बड़ी लड़ाई से एक रात पहले राजा वीर सिंह बेचैन और गुस्से से भरा हुआ ने खुद रेगिस्तान की टोह लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक साधारण सैनिक के रूप में भेस बदला और फुसफुसाती रेत में गहराई तक चला गया। उसका दिमाग युद्ध की रणनीतियों से भरा हुआ था। जैसे ही वह सवार हुआ, टीलों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उसने दूर एक चमकती हुई सफेद आकृति देखी। यह शफका था। राजा, हमेशा संदिग्ध, ने अपनी तलवार खींच ली। कौन हो तुम प्राणी? क्या तुम आनंदपुर के जासूस हो? उसने अपनी आवाज कठोर और आदेशात्मक बनाते हुए पूछा। ऊंट ने बस अपनी प्राचीन तारों जैसी आंखों से उसे देखा, बिना किसी डर के। शफका भागा नहीं और न ही हमला किया। इसके बजाय वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया, सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए। राजा वीर सिंह हैरान रह गया। उसने डर या आक्रामकता की उम्मीद की थी, लेकिन यह हाव भाव शुद्ध विनम्रता का था। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली, भ्रमित होकर। ऊंट की शांत उपस्थिति उसे निहत्था कर रही थी। ऐसा लगा जैसे वह प्राणी उसके कवच के पार और उसके परेशान दिल के अंदर तक देख सकता था। बहुत समय बाद वीर सिंह ने गुस्से के अलावा कुछ और महसूस किया। उसने शांति की एक अजीब भावना महसूस की, एक ऐसी भावना जिसे वह शक्ति की अपनी अथक खोज में बहुत पहले भूल गया था। उसी रात राजा धर्मसेन भी रेगिस्तान में आए। वह लड़ाई की टोह लेने के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए वहां थे। अगले दिन खोने वाली जानों के विचार से उनका दिल भारी था। वह ठंडी रेत पर नंगे पैर चले, मार्गदर्शन की तलाश में। तभी उन्होंने शफका को देखा। क्रिसिंग के विपरीत विस्मय की भावना हुई। संदेह की नहीं। वो धीरे धीरे खूबसूरत ऊंट के पास गए। उनका दिल श्रद्धा से भरा हुआ था। तुम एक शानदार प्राणी हो, उन्होंने धीरे से कहा। किंवदंतियां सच हैं, तुम इस रेगिस्तान की आत्मा हो। शफक ने दयालु राजा को देखा और फिर से वह घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन इस बार उसने कुछ और किया। उसने राजा धर्मसेन के हाथ पर अपना सिर धीरे से रगड़ा, विश्वास और स्नेह का एक साधारण हाव भाव। धर्मसेन मुस्कुराए और ऊंट के मुलायम सफेद फर को सहलाया। उसी पल उन्होंने उस प्राणी और उस प्राचीन रेगिस्तान से गहरा जुड़ाव महसूस किया जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। वह समझ गए कि यह मुलाकात एक संकेत था, उस जमीन की आत्मा का एक संदेश जिसके लिए वे लड़ रहे थे। दोनों राजा उस रात अपने शिविरों में लौट आए। उनके दिमाग रहस्यमयी सफेद ऊंट की छवि से भरे हुए थे। इस बात से अनजान थे कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने भी ऐसा ही अनुभव किया था। युद्ध की सुबह आ गई। सूरज रेगिस्तान के ऊपर उगा, एक दूसरे के सामने खड़ी दो सेनाओं की लंबी परछाइयां बना रहा था। ढोल गरजती धड़कनों की तरह बज रहे थे और तुरहियां बज रही थीं, संघर्ष की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। राजा वीर सिंह और राजा धर्मसेन अपने शाही हाथियों पर बैठे थे, हमला करने का आदेश देने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ उठाए, एक आकृति दोनों सेनाओं के बीच दिखाई दी।
यह शफकत था जो शांति से युद्ध के मैदान के केंद्र में चल रहा था। हजारों सैनिकों पर सन्नाटा छा गया। हर कोई शांत सफेद ऊंट को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। जैसे ही हर कोई देख रहा था, एक जादुई चीज हुई। शफक्स के सिर के ऊपर एक दूसरा मुकुट प्रकट हुआ, हवा में तैरता हुआ। यह नया मुकुट उसके पहले से पहने हुए साधारण घास के मुकुट जैसा बिल्कुल नहीं था। यह एक शानदार मुकुट था जो चमकते सोने से बना था और सबसे शानदार रत्नों से जड़ा हुआ था। ये सूरज में चमक रहा था, अपार शक्ति और धन बिखेर रहा था। ये उस तरह का मुकुट था जिसके लिए राजा लड़ते और मरते थे। सैनिकों ने हाँफते हुए कहा। राजा वीर सिंह की आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। उसने परम पुरस्कार देखा। राजा धर्मसेन ने हालांकि उत्सुकता और विस्मय से देखा, एक गहरा अर्थ समझते हुए। शफक ने फिर कुछ असाधारण किया। उसने पहले अपने ऊपर तैरते हुए शानदार रत्नों वाले मुकुट को देखा जो शक्ति, धन और सांसारिक महिमा का प्रतीक था। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से घास के बुने हुए साधारण मुकुट को रगड़ा जिसे वह पहने हुए था। उसने एक राजा से दूसरे राजा की ओर देखा। उसकी बुद्धिमान आंखें एक मौन प्रश्न पूछती हुई लग रही थीं। किस मुकुट का असली मूल्य है? क्या यह वह है जो विजय और धन का प्रतिनिधित्व करता है, या वह जो विनम्रता, प्रकृति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है? पूरा युद्ध क्षेत्र शांत था, उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। संदेश स्पष्ट था या बिना एक भी शब्द के दिया गया। शफकत, कालातीत संरक्षक, उन्हें दो रास्ते दिखा रहा था जो एक शासक ले सकता था। एक वीर सिंह का रास्ता था, सुनहरे मुकुट की खोज, एक ऐसा रास्ता जो अंतहीन संघर्ष और युद्ध की ओर लेता आता था। दूसरा धर्मसेन का रास्ता था, साधारण घास के मुकुट की सराहना, एक ऐसा रास्ता जो सद्भाव और संतोष की ओर ले जाता था। ऊंट पूरी तरह से शांत खड़ा था। ये गहरा सबक एक व्याख्यान से नहीं बल्कि एक साधारण शक्तिशाली विकल्प से दे रहा था। दोनों राज्यों का भाग्य अब इस बात पर टिका था कि दोनों राजा इस मौन प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। राजा वीर सिंह ने दोनों मुकुटों को घूर कर देखा और पहली बार उसने अपने जीवन को स्पष्टता से देखा। उसने अपने अंतहीन युद्ध, अपनी बेचैन रातें और अपनी प्रजा की आंखों में डर देखा। उसने अपना पूरा जीवन सुनहरे मुकुट का पीछा करते हुए बिताया था, लेकिन इसने उसे कोई सच्ची खुशी नहीं दी थी, केवल और अधिक की भूख दी थी। उसने घास के साधारण मुकुट को देखा और ऊंट के चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति के बारे में सोचा। उसने फिर राजा धर्मसेन की ओर देखा और प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक और आदमी देखा जिसे उसकी तरह एक विकल्प दिया गया था। शर्म और पछतावे की एक लहर उस पर छा गई। धीरे धीरे राजा वीर सिंह अपने हाथी से नीचे उतर गया। उसने अपनी तलवार रेत पर रख दी और युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर चला गया। उसकी सेना के सैनिक स्तब्ध चुप्पी में देख रहे थे। राजा धर्मसेन ने यह देखकर भी नीचे उतर गए और उससे मिलने के लिए चले गए। जब दोनों राजा शफकत के सामने खड़े हुए तो वीर सिंह धर्मसेन की ओर मुड़ा और अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज भावना से भारी थी। मैं मूर्ख रहा हूं। मैं सोने के मुकुट का पीछा कर रहा था जब असली खजाना शांति का मुकुट है। उसी पल शानदार रत्नों वाला मुकुट हवा में गायब हो गया। शफकत के सिर पर केवल साधारण विनम्र घास का मुकुट रह गया। राजा धर्मसेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और वीर सिंह का हाथ पकड़ा। माफ करने की कोई बात नहीं है, उसने जवाब दिया। आज हमने इस बुद्धिमान शिक्षक से एक मूल्यवान सबक सीखा है। दोनों राजा जो कभी कड़वे दुश्मन थे, भाइयों की तरह गले मिले। उनके सैनिकों ने सुलह के इस कार्य को थिडियार नीचे कर दी और जयकार करने लगे। युद्ध की आवाजें खुशी और राहत की चीखों से बदल गईं। राजाओं ने घोषणा की कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी। रेगिस्तान एक या दूसरे का नहीं होगा बल्कि सभी के लिए एक संरक्षित अभयारण्य होगा। उस दिन से दोनों राज्य एक
हो गए। उन्होंने अपने नए एकजुट भूमि का नाम शफकदेश रखा, उस ऊंट के सम्मान में जिसने उन्हें नेतृत्व का असली अर्थ सिखाया था। राजा वीर सिंह और राजा धर्मसेन ने एक साथ शासन किया, शक्ति को करुणा जी साथ साथ मिलाकर। असली मुकुट उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया, सोने या रत्नों का नहीं बना था, ये सिर पर नहीं पहना जाता था बल्कि दिल में रखा जाता था। असली मुकुट दयालुता है, ये क्षमा है, ये वह शांति है जो आप दूसरों के लिए बनाते हैं। और वह दुनिया के किसी भी राज्य से कहीं अधिक बड़ा खजाना है।